प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से लेसन है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और इस लेसन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सावधानी पूर्वक इसे देखा जाए, सुना जाए, काफी उपयोगी है। आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बनाता है, ये क्वेश्चन आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के लिए क्या है, देखिए परिभाषा क्या बता रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बतला रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जलीय घोल, उसका क्या करना है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। विद्युत धारा उसमें जब प्रवाहित की जाती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें प्रवाहित की जाती है, किसमें प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। तो क्या होगा, ये टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड टूटता है, वियोजित होता है, और वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जल के साथ वियोजित हो रहा है, जल भी उपस्थित है वहां पे, क्योंकि जलीय घोल है उसका विलयन। जो सोडियम क्लोराइड का विलयन कह दिया गया, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि NaCl प्लस H2O, यानी जल है वहां पे उपस्थित। घोल किससे बनेगा, घोल बनने के लिए कोई तो विलायक चाहिए। तो विलायक वो क्या है, जलीय विलयन यहां कह रहा है, जल है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl और H2O दोनों वियोजित हो जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं। और टूटने के बाद क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है, यानी इसका निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को हम तब क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जो उत्पाद बनकर के तैयार हो रहा है वो क्या है, क्षार NaOH और क्या, क्लोरीन। इसलिए इस दोनों कंपाउंड को उत्पन्न होने के कारण इसका नाम रखा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी क्लोरीन उत्पन्न हो रहा है और क्षार भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए समीकरण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या है, NaCl लवण हो गया है, नमक, सोडियम क्लोराइड, जल H2O, क्योंकि इसमें घुलेगा तब इसका विलयन बनेगा। विद्युत धारा की उपस्थिति में, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, बनेगा क्या, NaOH, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्षार कहते हैं, क्लोरीन Cl2 और क्या, H2। तो ये NaOH क्षार जो उत्पन्न हो रहा है, ये क्लोरीन, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसका नाम रखा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो साधारण सा इसका परिभाषा हम कैसे समझेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है और क्लोरीन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और एक इक्वेशन दे देना है, NaCl बैलेंस करने के लिए टू लिया गया, NaCl प्लस H2O, एरो विद्युत, क्योंकि विद्युत की उपस्थिति में होगा ये घटना।
2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, Cl2 क्लोरीन, तो H2 मुक्त हो रहा है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और काफी बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, प्राय आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण पर हम लोग आते हैं। विरंजक चूर्ण से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अधिकतर पूछा जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है विरंजक चूर्ण का, और फिर अधिकतर जो क्वेश्चन बनाया तैयार किया जाता है उसका उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन तो ज्यादा। और फिर कभी कभी ये इक्वेशन भी आता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, वहां पे हमें इक्वेशन को भी प्रदर्शित करना अति आवश्यक है। तो चलिए विरंजक चूर्ण का देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क है, इसमें भी जल की उपस्थिति नहीं है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, और कौन, क्लोरीन Cl2, शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन आपस में दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कौन कौन अभिक्रिया में भाग लेंगे, तो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका ये फॉर्मूला है CaOH, और कौन, क्लोरीन, जिसका ये फॉर्मूला है Cl2। तो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कौन, क्लोरीन Cl2 आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप निर्माण क्या हो रहा है, तो देखा जाए समीकरण में CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन एरो बन क्या रहा है CaOCl2, इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, और जल H2। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ, CaOCl2। ये क्वेश्चन बनाता है, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें CaOCl2। कभी कभी एक इक्वेशन पूछ देता है, इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ ये अभिक्रिया करता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बनाएगा क्या, विरंजक चूर्ण CaOCl2, और क्या, H2O। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है इसमें इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां कहां है। आपको दो उपयोग पूछेगा, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग को लेकर। देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में जहां पे कपड़े तैयार किए जाते हैं उसको विरंजन करने के लिए, इसको रंगने के लिए, और कागज उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में उसके कच्चे माल को लुगदी बनाने के लिए, कागज जिससे बनता है, वहां पे इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, इसको उपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग कई रॉ मटेरियल है। और फिर है पीने वाले जल को, जो पानी हम लोग पीते हैं, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण हम लोग डालते हैं। विरंजक चूर्ण पानी में डालते हैं, किस लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल से शुद्ध हो जाता है। तो ये सब सारा इसका प्रयोग है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। पहला क्या, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, या फिर कागज उद्योग में उसके कच्चे माल को लुगदी बनाने के लिए। फिर कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में कार्य किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका उपयोग को समझ गए होंगे। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसका अनुसूत्र पूछेगा आपको, रासायनिक सूत्र, और इसका उपयोग पूछा जाता है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3, ये याद कर लेना है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। दूसरा है एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड, जब अम्ल की मात्रा हमारे
शरीर में जब बढ़ जाती है, पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है वो, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं। और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा के ये प्राय उपयोग है, ये फार्मूला है NaHCO3, इसे आपको याद कर लेना है और इसका उपयोग को आपको जान लेना है। दो उपयोग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसके दो उपयोग को लिखें। बेकिंग पाउडर बना देंगे, बिल्कुल उसी से नाम से रिलेटेड है, एंटी एसिड के रूप में, और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। इसके बाद देखते हैं हम लोग धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का निर्माण यहाँ पे नहीं दिखाए हम सीधा इसका फार्मूला और इसका उपयोग दिखाए हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है, और बेकिंग सोडा भी कैसे बनाया जाता है। ये दोनों को हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। इसमें देखा जाए सबसे पहले धोने का सोडा। धोने का सोडा का अनुसूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का कैसा रूप, आधा 10H2O। जल की उपस्थिति रहनी चाहिए, जल की उपस्थिति अगर नहीं होगी तो फिर बदल जाएगा, इसका भी लक्षण है जो बदल जाएगा, इसलिए इसमें जल के अणु उपस्थित है। 10H2O नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसी बात को ये बता रहा है। तो इसे ध्यान में रख लेना है आपको। इसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O। किसका फॉर्मूला होगा, धोने का सोडा, धोवन सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका प्रयोग क्या कहां है, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है। पहला, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में और कागज के उद्योग में इसका प्रयोग है। दूसरा, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन करेंगे वहां भी इसका प्रयोग है। घरों में साफ सफाई के लिए, आपको घर की साफ सफाई करना है, वहां भी हम लोग इसका धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं। सोडा आप जानते हैं ना, सोडा ये जो साबुन वगैरह जो तैयार होता है उसमें सोडा भी एक अवयव रहता है। साबुन में जो विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं उसमें एक अवयव सोडा भी रहता है। तो यहां कह रहा है घरों में साफ सफाई के लिए सोडा का प्रयोग, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल में जो अस्थायी कठोरता है, अस्थायी कठोरता को तो आप उबाल करके भी हटा लेंगे, लेकिन अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं। इससे जल की अस्थायी कठोरता है सो दूर हो जाती है और जल मृदु हो जाता है, कपड़ा आसानी से साफ होता है। तो ये याद आपको कर लेना है, इसका उपयोग और फॉर्मूला। दो चीज एकदम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, दो चीज इसका याद करना। फॉर्मूला इसका सोडियम कार्बोनेट, और क्या, इसके जो उपयोग है, दो उपयोग आपसे पूछा जाएगा और आपसे इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका अनुसूत्र क्या होगा, CaSO4 × 12H2। इसे याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेंट होगी। यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये क्वेश्चन प्राय आते हैं, मिलेंगे, इसलिए याद कर लेना है। क्या इसका अनुसूत्र होगा, CaSO4 × 12H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है, तो यहां पे दिया है कि जब जिप्सम को कितना केल्विन, 373 केल्विन पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं को त्याग कर, इसमें जो जल के अणु रहते हैं वो क्या होते हैं, वहां से वाष्पित होकर के निकल जाते हैं, यानी वो त्याग देता है, छोड़ देता है। हीट होगा तो निश्चित है, तो त्याग कर क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट,
कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसको हम लोग हेमी हाइड्रेट कहते हैं। अर्ध हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट क्या हुआ? CaSO4 इंटू ये हाफ जो दिख रहा है आधा H2O, यानी जल के आधे अणु, यही हेमी हाइड्रेट हाफ H2O। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। अर्ध हाइड्रेट कहिए या उसे हेमी हाइड्रेट आप कहिए, ये पूरा बोलना होगा। का निर्माण करता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा किससे? तो जिप्सम से बनेगा। कैसे बनेगा? तो 373 केल्विन पर उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा? उसके जल के अणु वाष्पित हो जाएंगे, जल के अणु समाप्त हो जाएंगे, उससे जल के अणु उसमें नहीं बचेंगे। हीट होने के बाद त्याग देगा यानी जल के अणुओं को, और त्याग देगा और क्या चीज में बदल जाएगा? कैल्शियम सल्फेट और क्या? अर्ध हाइड्रेट, जिसको हम हेमी हाइड्रेट कहेंगे। CaSO4 इंटू हाफ H2O। बढ़िया से इसे याद रख लेना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां होगा? आप जानते हैं इसका उपयोग, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने घरों में भी पेरिस करवाए होंगे, या आपके घर के आसपास में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जो पेरिस कराया होगा, या फिर वहां अगर नहीं हुआ होगा पेरिस, तो आप बहुत सारे खिलौने यूज किए होंगे। उसको चिकनाहट बनाने के लिए पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, पेरिस करवाया जाता है। उसको बोलता है लोग पेरिस करवाया गया है। वहां भी नहीं तो आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, कोई कारणवश गिर गए या चोट लग गई, हाथ या पैर का हड्डी सो टूट गया, तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो उसके हाथ या पैर में जो बैंडेज करके जो ऊपर से प्लास्टर करते हैं, वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसा ही इसका उपयोग आप सीख गए। याद करना कुछ है नहीं, सिर्फ समझना है। डॉक्टर जो मनुष्य के हाथ पैर या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। खिलौनों बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। घर की सतह को चिकनाहट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां भी कुछ दिया हुआ है, यहां भी देख ले, खिलौना बनाने, सजावट का सामान, वही खिलौना को सजाने के लिए। अच्छा, सतह को चिकना करना, दीवार की सतह को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब सारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग तो आपको याद ही है, केवल सिर्फ आपको समझना था। आप समझ चुके होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, और इसका अनुसूत्र भी आपको अब याद हो गया होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जिप्सम, अभी आप क्या देखे थे? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो जल के अणु को त्याग देता है, और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। लेकिन यहां जिप्सम में देखिए, जिप्सम में क्या हो रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोनों एक दूसरे का विपरीत परिभाषा को प्रदर्शित कर रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं, जैसे दीवार को ही चिकना करना है, तो पहले तो उसमें तो जल तो मिलाएंगे हम। तो जल मिलाने पर यह कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है। आप देखते हैं, फिर वो कितना हार्ड हो जाता है, कितना ठोस हो जाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जिप्सम कहेंगे। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। जिप्सम को हम लोग हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला रहे हैं, तो फिर जिप्सम बन जा रहा है। बात को अच्छी तरह से समझना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी आप ऊपर में देखे थे, प्लस जल के अणु इसमें मिल रहे, क्योंकि हाफ H2O यहां पे है, तो अर्ध हाइड्रेट जो था वो अर्ध हाइड्रेट अब तो नहीं रहेगा, जल के अणु हम इसमें मिला रहे हैं। हार्ड होगा तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहां पे हम इसलिए कितना जल दे रहे हैं? 1/2, 1/2 H2O, ना 1 है ना 2 है, 1.5, क्योंकि 1.5 इसके साथ हाफ के साथ तो 2 बन जाएगा। अब देखिए क्या हुआ,
CSO4 इंटू 2s2 जल के कंप्लीट और वहां पे बन के तैयार हो गया। तो ये जिप्सम कहलाया। अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला में अंतर क्या है, तो सिर्फ समझने का अंतर है। CaSO4 यहां भी है, CSO4 यहां भी है, ये 2s2 हो गया, ये हाफ H2 हो गया, हाफ H2 हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2s2 हो गया तो जिप्सम। बस इतना ही बात को आपको समझना है, और जब इतना बात को आप समझ गए तो ये भी इक्वेशन भी आप आसानी से आपको अपने आप स्वतः याद हो जाएगा कि अंतर हो रहा है कितना, एक बार हाफ H2 एक बार 2s2, 1.5 H2 को, तो इसका मतलब 1.5 H2 इसमें मिलाना है हमको। किसमें मिलाना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बन क्या जाएगा? जिप्सम। जो अंतर था यहाँ पे इसमें और इसमें जो अंतर दिख रहा है 1.5 H2O का, 1.5 H2O इसमें शामिल होगा, यानी इसके साथ इसकी क्रिया हो रही है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर आपको जो आगे पॉइंट्स कुछ बच रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को समझ रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप बार बार इसे अवश्य सुने और देखें और इसको पूरा कंप्लीट करें। धन्यवाद।